गुड मॉर्निंग एवरीवन। 12th क्लास। आज हम आपका चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, नियोजित विकास की राजनीति। देखिए, स्वतंत्रता के बाद हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो एक तरह से तीन चुनौतियों में से एक चुनौती थी भारत के विकास की। ठीक है, तो जो ये 3rd चैप्टर है, ये आपको इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। किस चीज़ के बारे में करेंगे, किस तरीके से हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हुआ, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी, कौन कौन सी प्लानिंग हम लेकर आए जिससे हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम जो स्टडी करेंगे वो 5 ईयर प्लान्स के बारे में भी करेंगे। जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसने कुछ प्लान्स बनाए, ठीक है, इंडिया के डेवलपमेंट को लेकर, उनको इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, जैसे कि हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया तो उसमें एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया। ठीक है, 2nd ईयर प्लान भी कुछ इसी से मिलता जुलता था। 3rd ईयर प्लान आया तो हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन, उद्योगों का विकास पर ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं राजनीतिक फैसले और विकास पर। इस्पात की विश्वव्यापी मांग बढ़ी तो निवेश के लिहाज से उड़ीसा एक महत्वपूर्ण जगह के रूप में उभरा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यदि देखें, इस्पात की जैसे ही मतलब पूरे वर्ल्ड में डिमांड बढ़ी तो जो उड़ीसा जो स्टेट है हमारा, वो एक महत्वपूर्ण जगह के रूप में उभरा था। उड़ीसा में लो आयासक जो आयरन ओर है, ठीक है, जिससे आयरन को निकाला जाता है, आयरन ओर से लो आयासक से, लोह की आयासक से ही लोह को निकाला जाता है, का विशाल भंडार है और अभी इसका दोहन बाकी है। उड़ीसा की राज्य सरकार ने लो आयासक की इस अप्रत्याशित मांग को भरना चाहा। उसने अंतर्राष्ट्रीय इस्पात निर्माताओं और राष्ट्रीय स्तर के इस्पात निर्माताओं के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। क्यों? वहाँ की जो सरकार थी वो चाहती थी कि मतलब यहाँ पे लो इस्पात से लेकर लो इस्पात से संबंधित, ठीक है, और लो आयासक से संबंधित मतलब यहाँ पर संयंत्र स्थापित हों। इसलिए उन्होंने मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय इस्पात निर्माता थे और जो राष्ट्रीय स्तर पर इस्पात निर्माता थे उनके साथ उन्होंने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। सरकार सोच रही थी कि इसी राज्य में जरूरी पूंजी निवेश भी हो जाएगा और रोजगार के अवसर भी बड़ी संख्या में सामने आएंगे। ठीक है, देखिए, सरकार के 2 पॉइंट ऑफ व्यू थे कि वो किस लिए ये चाहते थे कि यहाँ पर आकर फॉरेन कंट्री भी इन्वेस्टमेंट करें। क्यों करें? क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि मतलब जिस जरूरी पूंजी की हमें आवश्यकता है, ठीक है, वो भी आ जाएगी और दूसरा यहाँ के लोगों को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगार के अवसर भी उन्हें मिल जाएंगे। ठीक है, लो आयासक के ज़्यादातर भंडार उड़ीसा के सर्वाधिक अविकसित इलाकों में थे। खासकर इस राज्य के आदिवासी बहुत जिलों में हैं। आदिवासियों को डर था कि अगर वहाँ उद्योग लग जाए तो उन्हें घर बार से विस्थापित होना पड़ेगा और आजीविका भी उनकी छिन जाएगी। पर्यावरण विदों को इस बात का भय था कि खनन और उद्योगों से पर्यावरण प्रदूषित होगा। ठीक है, केंद्र सरकार को लगता था कि अगर उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दी गई तो इससे एक बुरी मिसाल कायम होगी और देश में पूंजी निवेश को बाधा पहुंचेगी। सबके अपने अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू थे। ठीक है, जहां ये उद्योग स्थापित हो सकते थे वो एक काफ़ी अविकसित, ठीक है, अनडेवलपमेंट मतलब स्टेट था, काफ़ी अविकसित था। वहाँ पर काफ़ी आदिवासी लोगों के कबीले थे और आदिवासी लोगों का सोचना था कि यदि यहाँ पर उद्योग लग गए तो उन्हें अपनी ज़मीन को या घर बार को छोड़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, और जो हमारे इन्वायरमेंटलिस्ट थे, पर्यावरण थे, जो पर्यावरण, उनको ये खतरा था कि कहीं हमारा पर्यावरण इन उद्योगों से ज़्यादा प्रदूषित ना हो जाए और हमारी केंद्र सरकार को लगता था कि यदि ऐसा उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दी गई तो फिर हमारे यहाँ पर जो पूंजी निवेश है उसमें बाधा पहुँचेगी। ठीक है, ये अलग अलग सबकी थॉट रिप्रेजेंट कर रखे हैं। इस उदाहरण में कई तरह के हित सक्रिय हैं। क्या आप इन हितों को पहचान सकते हैं? ऊपर के उदाहरण में संघर्ष के अहम बिंदु कौन से हैं? क्या आपको लगता है कोई ऐसा बिंदु भी है जिस पर सभी पक्ष राजी हो सकें? क्या इस मामले को इस भांति सुलझाया जा सकता है कि इससे संबंधित सभी हितों को संतुष्ट किया जा सके? ठीक है, आप जैसे ही इन सवालों को पूछेंगे तो आपके सामने एक बड़ा सवाल उठ खड़ा होगा। उड़ीसा में किस तरह के विकास की ज़रूरत थी? दरअसल किसकी ज़रूरतों को उड़ीसा की ज़रूरत कहा जाए? अब देखिए, राजनीतिक टकराव की बात करते हैं।
इन सवालों के जवाब कोई विशेषज्ञ नहीं दे सकता। इस तरह के फैसले में एक सामाजिक समूहों के हितों को दूसरे सामाजिक समूहों के हितों की तुलना में तोला जाता है। ठीक है, साथ ही मौजूद पीढ़ी के हितों और आने वाली पीढ़ी के हितों को भी लाभ हानि की तुलना पर मापना पड़ता है। कहते हैं जो ये आपसे ऊपर मैंने क्वेश्चंस किए थे, इन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो कोई विशेषज्ञ नहीं दे सकता। इस तरह के जो फैसले हैं वो सामाजिक समूह के हितों को दूसरे सामाजिक समूह के जो हित होते हैं उनकी तुलना में तोला जाता है। यह देखा जाता है कि आने वाली पीढ़ी और जो अभी प्रेजेंट जो हमारी पीढ़ी मौजूदा जो पीढ़ी है, ठीक है, और उनको क्या लाभ हानि होगी उनकी तुलना करके उनको मापा जाता है। कहते हैं किसी भी लोकतंत्र में ऐसे फैसले जनता के द्वारा लिए जाने चाहिए या कम से कम इन फैसलों पर विशेषज्ञों की स्वीकृति की मोहर जरूर होनी चाहिए। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में ये कहता है कि लोगों की सलाह की ज़रूरत है, ठीक है, और कम से कम इतना तो ज़रूर होना चाहिए कि विशेषज्ञों की इस पर मोहर लगी हो, उनकी स्वीकृति जरूरी है। खनन के लिए पर्यावरण और अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों की राय जानना महत्वपूर्ण है, लेकिन अंतिम निर्णय निश्चित तौर पर राजनीतिक निर्णय होना चाहिए। जनप्रतिनिधि जनता की भावनाओं को समझते हैं और जनप्रतिनिधियों को ही ऐसे फैसले लेने चाहिए। देखिए, विशेषज्ञों की मोहर लगी होनी चाहिए, ठीक है या गलत है विशेषज्ञों के द्वारा पता किया जाए, लेकिन जो आखिरी फैसला है वो जनप्रतिनिधियों के द्वारा लिया जाना चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो हैं वो हमारी आम जनता ने उन्हें चुना है और वो उसके काफ़ी क्लोज हैं, ठीक है, तो वो उनको अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए आखिरी फैसला जनप्रतिनिधि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके हाथ में होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए, ये कहते हैं आज़ादी के बाद अपने देश में ऐसे कई फैसले लिए गए, इनमें से कोई भी फैसला बाकी फैसलों से मुंह फेर कर नहीं लिया जा सकता। सारे के सारे फैसले आपस में आर्थिक विकास के एक मॉडल या यूँ कहें कि एक विजन से बंधे हुए थे, ठीक है। जितने भी फैसले थे वो सारे के सारे इकोनॉमिक मॉडल थे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए थे। कहता है लगभग सभी इस बात पर सहमत थे कि भारत के विकास का अर्थ है आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों है, ठीक है। ये सभी के सभी इस बात के लिए एग्री थे कि जो भारत का विकास है उसका मतलब क्या है, आर्थिक मतलब इकोनॉमिक रूप से स्ट्रॉन्ग होना और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों ही हैं। इस बात पर भी सहमति है कि इस मामले को व्यवसायी, उद्योगपति और किसानों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार को इस मसले में प्रमुख भूमिका निभानी थी। बहरहाल आर्थिक समृद्धि और सामाजिक न्याय भी मिले, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार कौन सी भूमिका निभाए, इस सवाल पर मतभेद थे। क्या कोई ऐसा केंद्रीय संगठन जरूरी है जो पूरे देश के लिए योजना बनाए? क्या सरकार को किसी महत्वपूर्ण उद्योग और व्यवसाय खुद को चलाने चाहिए? अगर सामाजिक न्याय आर्थिक समृद्धि की ज़रूरतों के आड़े आता है तो ऐसी सूरत में सामाजिक न्याय पर कितना जोर देना होगा? कहते हैं इनमें से प्रत्येक सवाल पर टकराव हुए जो आज तक जारी हैं। जो फैसले लिए गए उनके राजनीतिक परिणाम सामने आए। इनमें से अधिकतर मसलों पर राजनीतिक रूप से कोई फैसला लेना ही था। इसके लिए राजनीतिक दलों से सलाह मशवरा करना जरूरी था, साथ ही जनता की स्वीकृति भी हासिल करनी थी। इसी कारण भारत की राजनीति के इतिहास को जानने के लिए हमें विकास की कथाक्रम को पढ़ना जरूरी है। देखिए, हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कुछ मॉडल बनाने थे, ठीक है, और वो जो मॉडल बनाने थे उनमें ये था कि ये किसके हाथों में छोड़ा जाए। क्या व्यवसाय वर्ग जो उद्योगपति हैं, किसान, क्या इनके भरोसे छोड़ देना चाहिए? ये सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए, और सरकार यदि अपने हाथ में ले ले तो इनको किस तरीके से संभाला जाए? क्या इनके लिए कुछ संगठनों की स्थापना होनी चाहिए? ठीक है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में थे कि किस तरीके से क्या होना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए हमें जो स्टडी करना पड़ेगा वो हमें भारत के जो विकास क्रम की कथा है उसको पढ़ना ज़रूरी है। तो देखिए, विकास की धारणाएं कैसे कहाँ से उत्पन्न आई उनके बारे में देखते हैं। अक्सर इन टकरावों के पीछे विकास की धारणाओं का हाथ होता था।
उड़ीसा के उदाहरण से हमें पता चलता है कि इतना कह देने भर से बात नहीं बनती कि हर कोई विकास चाहता है। ठीक है, जनता के विभिन्न तबकों के लिए विकास के अर्थ अलग अलग थे। मिसाल के लिए इस्पात संयंत्र बैठाने की योजना बना रहे उद्योगपति इस्पात के किसी शहरी उपभोक्ता और इस्पात संयंत्र के लिए प्रस्तावित इलाके में रह रहे किसी आदिवासी के लिए विकास का अर्थ अलग अलग होता है। इस कारण विकास से जुड़ी कोई भी चर्चा विवादों से परे नहीं है। देखिए, डेवलपमेंट से रिलेटेड यदि कोई भी बात उठती है, ठीक है, तो वहाँ पर ऐसी सिचुएशन होती है कि कोई भी ऐसे विकास से रिलेटेड चर्चा नहीं है जो विवादों से भरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है। जो इस बात के अंदर स्थापित करना चाहते थे वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे थे, और यदि वहाँ पर जो उड़ीसा राज्य की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर यदि मैं जो आदिवासी थे उनके लिए विकास की अवधारणा अलग थी। ठीक है, कहते हैं आज़ादी के बाद के पहले दशक में इस सवाल पर खूब बहस हुई। उस वक्त लोग बाग विकास की बात आते ही पश्चिम का हवाला देते थे कि विकास का पैमाना पश्चिमी मुल्क है। आज भी एक अर्थ में हम इस बात को लक्ष्य कर सकते हैं। विकास का अर्थ है ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक होना, और आधुनिक होने का अर्थ है पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरह होना। ठीक है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यदि डेवलपमेंट की बात आ जाए तो उन कंट्रीज़ की बात की जाती है, और जितना ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा विकास होगा। माना जाता है कि पश्चिमी मुल्कों की तरह हर देश को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरना होता है। जिस तरह पश्चिमी मुल्कों के आधुनिकीकरण के कारण पुरानी सामाजिक संरचना टूटी और पूंजीवाद तथा उदारवाद का उदय हुआ, उसी तरह दुनिया की पुरानी सामाजिक संरचना टूटी, ठीक है, और पूंजीवाद उदारवाद का उदय हुआ, उसी तरह दुनिया के बाकी देशों में भी होगा। आधुनिकीकरण को समृद्धि, भौतिक प्रगति और वैज्ञानिक तर्क बुद्धि का पर्यायवाची माना जाता है। विकास की ऐसी अवधारणा को मानने के कारण तब हर कोई विभिन्न देशों को विकसित, विकासशील और अविकसित बताकर उसके बारे में अपनी बातें कहता है। आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान के सामने विकास के दो मॉडल थे। पहला मॉडल था उदारवादी और पूंजीवादी मॉडल था। यूरोप के अधिकतर देशों और संयुक्त राज्य में यही मॉडल अपनाया गया था। दूसरा मॉडल था, इसे सोवियत संघ ने अपनाया था। आप इन दोनों विचारधाराओं के बारे में पढ़ चुके हैं। आप यह जानते हैं कि दो महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का दौर चला था। ठीक है, शीत युद्ध का दौर किसके बीच में चला था? यूएसए और सोवियत संघ के बीच में चला था। कहते हैं उस वक्त हिंदुस्तान में बहुत से लोग विकास के सोवियत मॉडल के गहरे तौर पर प्रभावित थे। ठीक है, ऐसे लोगों में भारत कम्युनिस्ट पार्टी के ही नहीं बल्कि सोशलिस्ट पार्टी और खुद कांग्रेस के नेहरू तक शामिल थे। अमेरिकी तर्ज के पूंजीवादी विकास के पैरोकार बहुत ज़्यादा कम थे। ठीक है, जो हम मॉडल मतलब जिससे यहाँ के लोग प्रभावित थे वो सोवियत संघ का जो विकास का मॉडल था उससे काफ़ी प्रभावित थे। आज़ादी के आंदोलन के दौरान एक ही सहमति बन गई थी और नेताओं की इस पसंद में यह सहमति प्रतिबिंबित हो रही है। राष्ट्रीयवादी नेताओं के मन में यह बात बिल्कुल साफ थी कि आज़ाद भारत की सरकार कि आर्थिक सरोकार अंग्रेजी हुकूमत के आर्थिक सरोकारों से एकदम अलग होंगे। आज़ाद भारत की सरकार अंग्रेजी हुकूमत की तरह संकुचित व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए काम नहीं करेगी। आज़ादी के आंदोलन के दौरान ही यह बात साफ हो गई थी कि गरीबी मिटाने और सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरण के काम का मुख्य जिम्मा सरकार का होगा। ठीक है, आज़ादी के टाइम पे ये सारी चीज़ें डिसाइड थी कि सरकार का काम क्या है, गरीबी हटाना और सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरण। नेताओं में इन बातों को लेकर बहस छिड़ी। कुछ औद्योगिकरण को उचित रास्ता मानते थे तो कुछ की नज़र में कृषि का विकास करना और ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी को दूर करना सर्वाधिक जरूरी है। ठीक है, हमारे जो नेता थे उनके बीच में आपस में काफ़ी बहसबाजी हुई। किस चीज़ को लेकर हुई थी कि क्योंकि कुछ लोग तो ये मानते थे कि मतलब कृषि का विकास होना चाहिए, ग्रामीण जनसंख्या पर फोकस किया जाना चाहिए, गांव की गरीबी को दूर करना चाहिए। ठीक है, लेकिन कुछ हमारे नेता ऐसे थे जो औद्योगिकरण को बढ़ावा देना चाहते थे। ठीक है,
नियोजन की बात करते हैं, जो हमने प्लानिंग की उनकी बात करते हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या प्लान किया उसके बारे में देखते हैं। मतभेदों के बावजूद एक बिंदु पर सभी सहमत थे कि विकास का काम निजी हाथों में नहीं होगा, ठीक है, मतलब प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, विकास का काम जो होगा वह सरकार के हाथों में होगा, निजी हाथों में नहीं सौंपा जा सकता। सरकार के लिए जरूरी है कि विकास का एक खाका तथा योजना तैयार करें। दरअसल अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन के विचार को 1940 और 1950 के दशक में पूरे विश्व में जन समर्थन मिला था। यूरोप महामंदी का शिकार होकर कुछ सबक सीख चुका था। जापान और जर्मनी ने युद्ध की विभीषिका झेलने के अपनी अर्थव्यवस्था फिर खड़ी कर ली थी और सोवियत संघ ने 1930-40 के दशक में भारी कठिनाइयों के बीच शानदार आर्थिक प्रगति की थी। इन सारी बातों के कारण नियोजन के पक्ष में दुनिया भर में हवा बह रही थी, ठीक है। देखिए, ये कहता है कि यूरोप जो था उस टाइम पे, ठीक है, यूरोप कंटिनेंट जो है, यूरोप कंटिनेंट कैसे था, इस साइड यहाँ पर यूएसए, बीच में यूरोप, ठीक है, और यहाँ पर सोवियत यूनियन, ठीक है। जब शीत युद्ध का दौर था तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो झेलना पड़ा था वो किसको झेलना पड़ा था, यूरोप को झेलना पड़ा था। इसलिए यूरोप में महामंदी का शिकार था, ठीक है, और उसने बहुत कुछ सबक सीख लिया था। और यूएसए ने अटैक किया था 2 कंट्रीज़, जापान, जर्मनी, ठीक है, इन्होंने अपने हथियार डाल दिए थे, सरेंडर कर दिए थे सेकेंड वर्ल्ड वार की ड्यूरेशन में, क्योंकि यूएसए ने 2 एटॉमिक बॉम्ब डाल दिए थे जापान के ऊपर, ठीक है। हिरोशिमा और नागासाकी 2 जगह हैं, वहाँ पर यूएसए ने एटॉमिक बॉम्ब डाल दिए थे, ठीक है। तो इनकी जो सिचुएशन थी वो भी युद्धों के कारण ख़राब हो गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा कर लिया था। और सोवियत यूनियन ने भी 1930 से 40 के दशक के बीच में अपने आप को आर्थिक रूप से, मतलब उसने शानदार प्रगति कर ली थी, ठीक है। इस तरह देखें तो योजना आयोग कोई आकस्मिक आविष्कार नहीं था, मतलब योजना आयोग की स्थापना करने की प्लानिंग इंडिया में चल रही थी और ये कोई अचानक से आया या जन्मा मतलब आविष्कार नहीं था। दरअसल यह कहानी अपने आप में बड़ी दिलचस्प थी। हम आमतौर पर सोचते हैं कि निजी निवेशक मसलन उद्योगपति और बड़े व्यापारिक उद्यमी नियोजन के पक्ष में नहीं होते, वे एक खुली अर्थव्यवस्था चाहते हैं जहां पूंजी के बहाव पर सरकार का कोई अंकुश ना हो, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। देखिए, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं या जिन्हें निजी निवेशक मैं कह सकती हूँ, उनकी थॉट क्या थी कि मतलब यहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि हम पूंजी निवेश करें, ठीक है, और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था हो खुली हो, मतलब सरकार उस पर कोई अंकुश ना लगा सके, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। 1944 में उद्योगपतियों का एक तबका एकजुट हुआ। इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। उसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। बॉम्बे प्लान की मंशा देखिए क्या हुआ, सारे उद्योगपतियों का जो तबका था वो एकजुट हो गया और इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव कि हम सब मिलकर यहाँ की मतलब इकोनॉमिक की डेवलपमेंट के लिए मतलब प्लान लेकर आए हैं, और उसी प्लान को इन्होंने बॉम्बे प्लान दिया। बॉम्बे प्लान की जो मंशा थी वो क्या थी, सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। इस तरह चाहे दक्षिणी पंथी हों या वामपंथी, उस वक्त सभी चाहते थे कि देश नियोजित अर्थव्यवस्था की राह पर चले, ठीक है। भारत के आज़ाद होते ही योजना आयोग अस्तित्व में आया, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष बने, ठीक है। जैसे अभी भी योजना आयोग लास्ट टाइम 2002 से लेके 2012 से लेके 17 तक था, 5 ईयर प्लान थे ये, ठीक है। और ये जो 5 ईयर प्लान होते हैं इसके जो मतलब अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग को अब नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया है। कहता है भारत अपने विकास के लिए कौन सा रास्ता और राजनीति अपनाएगा, यह फैसला करने में इस संस्था ने केंद्रीय और सबसे प्रभावशाली भूमिका निभाई थी। अब देखिए शुरुआती कदम देखते हैं। सोवियत संघ की तरह भारत के योजना आयोग ने भी पंचवर्षीय योजनाओं का विकल्प चुना था। देखिए हमने जो पंचवर्षीय योजनाओं का विकल्प चुना वो कहाँ किसके
तरह चुना था? सोवियत संघ की तरह चुना था। ये आपको पहले ही बताया है कि जो सोवियत संघ का इकोनॉमी मॉडल था उससे मतलब यहाँ के जो नेता थे वो काफ़ी प्रभावित थे, ठीक है। और फिर इसीलिए हमने वहाँ का जो प्लान था उसी के अकॉर्डिंग अपने यहाँ पर योजना आयोग बनाया और 5 ईयर की ही उसकी ड्यूरेशन रखी। इसके पीछे एक साधा विचार था कि भारत सरकार अपनी तरफ से एक दस्तावेज तैयार करेगी जिसमें अगले 5 साल के लिए उसकी आमदनी और खर्च की योजना होगी। देखिए, योजना आयोग क्या है? एक दस्तावेज है। उस दस्तावेज मतलब एक प्लानिंग है, एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर सब कुछ रिटर्न होगा। 5 ईयर की जो एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है, जो इनकम होगी, वो सारा सब कुछ इस प्लान के अंदर रिटर्न होगा कि उसको कहाँ पर कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है और कितनी इनकम हमें मिलेगी। ये सारा सब कुछ इस डॉक्यूमेंट के अंदर रिटर्न होगा, ठीक है। योजना आयोग का मतलब आपको पता चल गया। कहता है इस योजना के अनुसार केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के बजट को 2 हिस्सों में बांटा गया। एक हिस्सा गैर योजना व्यय का था। 2 हिस्सों में बांटा गया बजट को। कहता है एक हिस्सा गैर योजना व्यय का था। इसके अंतर्गत सालाना आधार पर दिनों-दिन मदों पर खर्च करना था। दूसरा हिस्सा योजना व्यय का था। योजना व्यय में तय की गई प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए इसे 5 साल की अवधि में खर्च करना था। पंचवर्षीय योजना पर अमल करने का एक फ़ायदा यह था कि सरकार के सामने अर्थव्यवस्था की एक बड़ी तस्वीर होती थी और वह अर्थव्यवस्था में लंबी अवधि के लिए हस्तक्षेप कर सकती थी। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जारी हुआ। इसी साल नवंबर में इस योजना का वास्तविक दस्तावेज भी जारी हो गया। पहला पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुआ? 1951 में, ठीक है। और फिर कहता है इससे देश में गहमागामी का माहौल था। जीवन के हर क्षेत्र के लोग, मसलन बुद्धिजीवी, पत्रकार, सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी, उद्योगपति, किसान, राजनेता आदि ने योजना के दस्तावेजों पर व्यापक बहस मुबाहिसा चलाया। नियोजन को लेकर देश में गहमागहमी पैदा हुई। वह 1956 में चालू दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ अपने चरम पर पहुंच गई। 1961 में तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय तक यह माहौल जारी रहा। चौथी पंचवर्षीय योजना थी 1966 से चालू होनी थी, लेकिन आर्थिक संकट की चपेट की वजह से भारत में मतलब मंदी का समय आ गया था, जिसकी वजह से हमारे जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी वो 1966 में नहीं शुरू हुई। सरकार ने पंचवर्षीय योजना को देर का विराम देने का फैसला किया। कुछ समय के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को टाल दिया गया। हालांकि इन योजनाओं की प्राथमिकताओं और प्रक्रियाओं को लेकर अनेक आलोचनाएं सामने आई। जो ये योजनाएं बनाई गई इन जो 5 ईयर प्लान के अंदर, इनकी काफ़ी निंदाएं भी हुई थी, लेकिन यह बात सच है कि इस वक्त तक भारत के आर्थिक विकास की बुनियाद पड़ चुकी थी, ठीक है। अब आपको याद रखना है, हमारा जो पहला 5 ईयर प्लान था, पहली पंचवर्षीय योजना थी, वो 1951 से लेकर 1956 तक आई। फिर दूसरी जो हमारी प्लानिंग आई वो 1956 से लेकर 1961 तक, और जो तीसरा 5 ईयर प्लान आया वो हमारा आया उस टाइम पे 61 से लेकर 66 तक, ठीक है। और इस ड्यूरेशन में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। हाँ, 64 के बाद थे जो मतलब वो लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, लेकिन अप टू 64 तक मतलब हमारे यहाँ पर कांग्रेस पार्टी डोमिनेंट थी, आपको पता है, और कांग्रेस पार्टी का शासन था, और इसलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और ये भी आपको याद रखना है कि जो हमने 5 ईयर प्लान लिया था वो सोवियत संघ की तरह लिया था, ठीक है, सोवियत संघ के वहाँ से लिया था, जिसे 5 ईयर प्लान को बोला क्या गया था? योजना आयोग बोला गया था, और ये प्लानिंग कमीशन भी बोल सकते हो। और ये 5 ईयर की ड्यूरेशन का होता था, लेकिन 1966 में आर्थिक मंदी की वजह से हमें इन्हें स्थगित करना पड़ा था। ओके।